हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सदिश रूप में कूलाम का नियम या कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखो डियर, अपने पास दो आवेश हैं जो बोर्ड के प्लेन पर स्थित है, यानी एक्स वाई तल में। एक्स वाई तल का मतलब 2D के अंदर है, जैसे बोर्ड का तल हो गया। एक आवेश है Q1 यहाँ पे रखा हुआ है और इससे कुछ दूरी पर दूसरा आवेश है Q2। ठीक है। अब Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगाएगा, यानी Q1 प्लस का, ये भी प्लस का है, तो Q1 Q2 आवेश पर बल लगाएगा इधर, और ये बल हो गया F। जिस आवेश पर बल लग रहा है उसका नंबर पहले लिख दो, जिस आवेश के कारण बल लग रहा है उसका नंबर बाद में, तो F21 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से Q2 आवेश भी Q1 आवेश पर बल लगाएगा और इस बल की दिशा, ये Q2 आवेश Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, तो इनको मिलाने वाली रेखा पर बल बाहर की तरफ लगेगा। ये हो गया अपना F12 वेक्टर। ओके। अब ये एक्स वाई तल में स्थित है। मान लो यहाँ पे ये मूल बिंदु है O, तो मूल बिंदु से Q1 का स्थिति सदिश की दिशा मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की तरफ होती है। इसका मतलब Q1 का स्थिति सदिश R1 की दिशा इधर है। ऐसे ही Q2 का स्थिति सदिश हो जाएगा R2 सदिश, यानी मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की तरफ स्थिति सदिश की दिशा होती है, तो ये आ गया डियर R2 सदिश। ठीक है। अब अगर Q1 के कारण Q2 पर बल निकालें F21, तो इनके बीच की डिस्टेंस, यानी अपने को ये वेक्टर F21 की दिशा इधर है, तो अपने को ये सदिश, यानी ये हो गया आपका R21 वेक्टर। ओके। अगर R21 वेक्टर निकालो तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज। ध्यान से देखना, R1 की दिशा इधर है, R21 की दिशा इधर है और R2 की दिशा इधर है, तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम लगाएंगे, तो इस सदिश की दिशा इधर और इस सदिश की दिशा इधर, और ये विपरीत दिशा में आ रहा है। इसका मतलब इसका परिणामी कौन होगा? R2 सदिश। और इस ट्रायंगल के अंदर आप देखोगे तो क्या जाएगा, थोड़ा सा देखो R1 सदिश प्लस इसकी डायरेक्शन इधर है, R21 की डायरेक्शन प्लस R21 इज इक्वल टू विपरीत दिशा में कौन आ रहा है? R2 सदिश। तो R21 की वैल्यू निकालना चाहो तो R21 सदिश बराबर हो जाएगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश। तो R21 सदिश बराबर अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? R2 सदिश माइनस R1 सदिश। समझ गए मेरी बात? अब देखो, है ना, ये एक नंबर डायग्राम। अब थोड़ा सा और समझते हैं। अगर मान लो अपने पास Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण, Q1 और Q2 का गुणनफल, इसके परिमाण का गुणनफल अगर 0 से ज़्यादा है, कहने का मतलब ये मेरे पास Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो Q1 और Q2 का गुणनफल 0 से अधिक कब आएगा? जब या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। यानी Q1 प्लस में, ये Q2 भी प्लस में, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 से अधिक आएगा, इन दोनों का गुणनफल 0 से अधिक आएगा। या फिर ये माइनस का और ये माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तब इस स्थिति में दोनों प्लस होंगे तो भी गुणनफल 0 से अधिक होगा, और दोनों माइनस होंगे तो भी गुणनफल 0 से अधिक होगा। इसका मतलब दोनों आवेशों की प्रकृति क्या होनी चाहिए? एक समान, यानी सजातीय प्रकृति होनी चाहिए। Q1 Q2 पर बल लगाएगा, ये हो जाएगा आपका F21 वेक्टर। इसी तरह से Q2 Q1 पर बल लगाएगा, F12 वेक्टर, है ना। तो ये तो अपन ने यहाँ देख ही लिया, इसी का रूप है, ये दोनों प्लस है। अगर मान लो दूसरी कंडीशन ले, यानी Q1 Q2 लेस देन 0 आ जाए,
यानी Q1 ये है और Q2 इन दोनों में, Q1 और Q2 इन दोनों में एक माइनस का होगा, तब दूसरी कंडीशन आ जाएगी, सेकंड कंडीशन होगी Q1 Q2 लेस देन 0। इसका गुणनफल 0 से कब छोटा आएगा, कब कम होगा, जब Q1 Q2 दोनों में से एक माइनस ले लो, चाहे तो माइनस Q1 ले लो, चाहे आप Q2 माइनस, मैं इसको माइनस ले लूँ। तो अब तो ध्यान से देखना आप, Q1 Q2 पर बल लगाएगा, लेकिन देखो Q1 पर पॉजिटिव चार्ज है, Q2 पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अर्थात Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पर अब जो बल लगेगा Q1 के कारण Q2 पर बल, जिस आवेश पर बल लग रहा है उसका नंबर पहले, जिस आवेश के कारण बल लग रहा है उसका नंबर बाद में, F21 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इसी प्रकार से Q2 आवेश Q1 आवेश पर बल लगाएगा, तो ये हो जाएगा F12 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। समझ गए मेरी बात थोड़ा? तो अब अपन देखो इसका डेरिवेशन करके देखते हैं। Q1 के कारण Q2 पर बल क्या माना अपन ने, F21 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये दो आवेश है तो दो आवेश के बीच में कूलाम का नियम लगाएंगे, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी का मैग्नीट्यूड, मतलब R21 वेक्टर का मोड का स्क्वायर। यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब अपने को इसके साथ में डायरेक्शन बतानी होती है, और जब F21 निकालते हैं तो इसकी डायरेक्शन, F21 की डायरेक्शन मैं लिख देता हूँ कि भाई ये R21 केप, इसका मतलब होता है ये केवल दिशा को बताता है। अगर इसका परिमाण लिया जाए, यहाँ से वेक्टर गायब करोगे तो इस R21 की वैल्यू 1 हो जाएगी। कहने मतलब यहाँ पे वेक्टर लगाया तो इसकी दिशा दिखाने के लिए मैंने लिख दिया R21 कैप। इसका परिमाण 1 होता है, जब इधर में मोड लेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, अर्थात जो फॉर्मूला होगा वो KQ1 Q2 अपॉन R21 का मोड का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब आप R21 इतने छोड़ दो, चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे रखोगे तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपने लिखा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू आ गया K Q1 Q2। अब देखो स्क्वायर तो है और एक पावर ये हो गई, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा R21 की क्यूब और इधर आ गया R21 वेक्टर। ध्यान से देखना, R21 वेक्टर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर की जगह R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, तो इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल, तो Q2 के कारण Q1 पर बल है F12 वेक्टर, तो ये आ जाएगा आपका F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लो। देखो अगर मान लो Q1 के कारण Q2 पर बल F21 माना, तो इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो R21 मान ली, ठीक है। और अब मैं है Q2 के कारण Q1 पर जो बल देखूंगा F12, तो इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली R12, ठीक है। और R12 का मतलब हो गया कि R12 वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, R1 की डायरेक्शन इधर ही रहेगी, R2 की डायरेक्शन इधर ही रहेगी, लेकिन R12 की डायरेक्शन अपन इधर लेंगे जब F12 निकालेंगे।
तो R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1। तो R21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 माइनस R2। लेकिन बेटा इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर मैग्नीट्यूड मतलब इसकी डायरेक्शन अलग अलग है। R21 की डायरेक्शन इधर है, R12 की डायरेक्शन इधर है, लेकिन जो बीच की डिस्टेंस है, इसका परिमाण है, वो तो समान है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का परिमाण समान है। आप R21 का मोड है इस R12 का मोड, ये तो दोनों इक्वल है ना। R21 का मोड इज इक्वल टू R12 का मोड, मतलब बीच की डिस्टेंस समान है, इसकी डायरेक्शन अलग है। तो इसकी डायरेक्शन मैं मान लेता हूं F12 की R12 का कैप, ठीक है। तो इसी प्रकार F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2, नीचे आप R12 लिख दो चाहे R21 लिख दो, इसका मोड है ना, मोड के अंदर दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसको मैं 21 ही लिख देता हूं का क्यूब। लेकिन यहाँ पे जब वेक्टर फॉर्म की बात आती है तब अपने को ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे R12 वेक्टर, तो R12 वेक्टर की सीधी वैल्यू रख रहा हूं मैं R1 वेक्टर माइनस, थोड़ा सा ध्यान देना डियर, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 12 की बात आएगी तो यहाँ R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे R12 वेक्टर का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो R12 वेक्टर का क्यूब आता। लेकिन R12 का मैग्नीट्यूड R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट है ना R21 ही लिख दिया, R12 ना लिखी। लेकिन यहाँ पे जब वेक्टर फॉर्म की बात आती है तब अपने को यहाँ R1 माइनस R2 ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, F12 इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो गया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का मोड का क्यूब, और यहाँ माइनस कॉमन लूंगा तो देखो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो मेरे पास आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो, इस माइनस के आगे वाला बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे इस माइनस को छोड़ दो, इसके आगे आगे है ना, इसके इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, F21 लिख सकता हूँ। तो ये F12 वेक्टर इज इक्वल टू आ गया माइनस F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये है कि दो आवेशों के मध्य एक दूसरे के कारण लगने वाला बल, दोनों आवेशों के परिमाण के दो आवेशों के मध्य एक दूसरे पर लगने वाला बल परिमाण में समान वह दिशा में विपरीत होते हैं। यानी परिमाण तो जितना F12 होगा उतना ही F21 होगा, लेकिन दोनों की दिशाएं अपोजिट है। F21 की दिशा इधर है तो F12 की दिशा इधर है। अगर अपन अलग अलग चार्ज भी लेंगे, अलग अलग प्रकृति के चार्ज लेंगे, तो देखो F21 की डायरेक्शन इधर है तो F12 की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, लेकिन इसका परिमाण क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरी बात अपन ये भी देखते हैं कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम की अनुपालना भी हो रही है यहाँ पे, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अनुपालना भी हो रही है। यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है उतना ही, जितना क्रिया बल आरोपित करती है उतना ही दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। यहाँ पे भी एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है उतने ही परिमाण का दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल लगाता है। क्लियर है बात। देखिए डियर, अब अपन देखते हैं कूलाम के नियम से कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। देखो पहली बात आपने अभी देखा था कि यह नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम की अनुपालना करता है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अनुपालना करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, जैसे एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है उतनी ही दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाती है, उसी प्रकार ये आवेशों के बीच में होता है। एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है उतना ही दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल लगाता है। इसका मतलब ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम की अनुपालना होगी। इस नियम के लिए आवेश बिंदुवत और स्थिर होना चाहिए। आवेश बिंदुवत मतलब बिंदु रूप में होना चाहिए, ऐसे नहीं तो इतना बड़ा घोड़ा है, दो घोड़े हैं, इस पर ऐसे क्यों आवेश है और इसके ऊपर ऐसे प्लस क्यों आवेश है,
और आपको कह दिया इनके बीच में बल निकालो, तो इनके बीच में बल अपन कूलाम के नियम से नहीं ज्ञात कर सकते, है ना। कूलाम के लिए नियम के लिए क्या, आवेश बिंदु के रूप में होना चाहिए, और दूसरी बात है स्थिर होना चाहिए, क्योंकि अगर आवेश गतिशील हो जाएगा तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसके कारण चुंबकीय बल भी लगेगा। तो अपन बल की जो इनके बीच में लगने वाले बल की प्रॉपर वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि कूलाम का नियम है ये तो केवल स्थिर यानी स्थिर विद्युत बल ही ज्ञात कर पाएगा, चुंबकीय बल रह गया, है ना। तो एक बल की प्रॉपर वैल्यू नहीं ज्ञात होती है, इसलिए आवेश स्थिर आवेश के लिए ही ये नियम लागू होता है। तीसरी बात है कि इस नियम के लिए आवेशों के मध्य की दूरी 10 की पावर -15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। ध्यान देना कि 10 की पावर पर नाभिक का आकार कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर की कोटि का होता है, ठीक है। और नाभिक के अंदर जो कण होते हैं उनके बीच में जो बल लगता है उसको बोलते हैं नाभिकीय बल, जो प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल है। तो देखो अगर आवेशों के बीच की दूरी 10 की पावर -15 मीटर या इससे कम हो गई तो उनके बीच में नाभिकीय बल लगेगा, ना कि स्थिर विद्युत बल, है ना। तो इसके लिए शर्त हो गई कि भाई 10 की पावर -15 मीटर से आवेशों के बीच की दूरी अधिक ही होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। देखना, देखो बेटा, दो आवेश थे, एक Q1 दूसरा Q2 था। ओके, Q1 ने, ये मान लो -Q2 था, Q1 ने Q2 पर बल लगाया, फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन का बल लगाया। इसी प्रकार Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा, और ये भी मान लो आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। अभी सीखा अपन ने कि ये आपस में जो बल लगाते हैं वो परिमाण में समान होते हैं। तो Q1 ने Q2 पर 10 न्यूटन का बल लगाया, Q2 ने Q1 पर 10 न्यूटन का बल लगाया, अच्छी लाइफ चल रही थी इनकी। लेकिन क्या होता है, अब देखना, इस Q2 की लाइफ के अंदर एक Q3 और आ जाता है। अब मुझे ये बताओ, अब इस यानी ये पॉजिटिव चार्ज, इस Q2 ने इस Q1 पर भी बल लगाना स्टार्ट कर दिया। मान लो Q2 है वो Q3 पर जो बल लगा रहा है वो 7 न्यूटन का बल है। तो इसी प्रकार Q3 Q2 पर भी बल लगाएगा, वो भी 7 न्यूटन का बल। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच में जो पहले बल लग रहा था, क्या उसमें कमी आएगी? क्या Q2 आवेश है Q1 आवेश पर अब भी 10 न्यूटन का बल लगाएगा? आप सोच रहे होंगे नहीं, आप रियल लाइफ में सोच रहे हो, ऐसे इसके अंदर नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसा होने से जिंदगी खराब हो जाएगी बेटा। देखो इसमें ऐसे नहीं होता है। इसमें Q1 Q2 के बीच में जो पहले बल लग रहा था उतना ही बल लगता रहेगा, इस अन्य आवेश की उपस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे और कोई Q4 Q5 कितने भी आवेश आ जाओ, और है ना, इनके बीच में जो पहले बल लग रहा था वही बाद में लगेगा, है ना। जैसे Q4 और आ गया तो इनके बीच में जो 7 न्यूटन का बल पहले लग रहा था उतना ही लगेगा। इस Q4 की उपस्थिति पर इनके बीच में लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये लाइन क्लियर होगी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर किसी अन्य आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है पांचवा पॉइंट है, स्थिर विद्युत बल संरक्षी बल है ना। दो तरह के बल होते हैं, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। जो बल पाथ पर निर्भर करता है संरक्षी बल, जैसे घर्षण बल है। घर्षण बल अगर पाथ किस तरह का, अगर खुरदरा भाग है, खुरदरा पाथ है, तो क्या होगा, घर्षण बल अधिक लगेगा। चिकना पाथ है तो घर्षण बल कम लगेगा। इसका मतलब पाथ पर निर्भर करता है। जबकि तो घर्षण बल एक असंरक्षी बल है, जबकि जो बल पाथ पर निर्भर नहीं करता वो क्या कहलाएगा, संरक्षी बल। तो ये जो स्थिर विद्युत बल है ये पाथ पर निर्भर नहीं करता, इसलिए संरक्षी बल है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत बड़ा है ना। सबसे दुर्बलतम बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में स्थिर विद्युत बल बहुत बड़ा होता है। इसके कुछ नीचे देखो एग्जाम्पल्स है, यानी स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात है। पहले क्या लिखा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य,
थोड़ा सा ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है ना। मान लो इनके बीच की दूरी r है, तो अगर अपन इसके बीच में एफ ई निकालना चाहते हैं तो अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एफ ई इज इक्वल टू के Q1 की वैल्यू E, Q2 की वैल्यू E अपॉन R। अगर आगे भी रखना चाहिए तो K का 9 इंटू 10 की पावर 9, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू इस E की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। R की कोई भी वैल्यू मैंने R ही मान लिया। अब इसके बीच में एफ जी निकाले। एफ जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। एफ जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना, जी की वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11। उसके बाद में m1 मतलब इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माइनस 31। फिर इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m2 का मान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू निकाल लोगे, फिर एफ ई में एफ जी का भाग लगाओगे। देखो ध्यान दे लेना, मैंने सब लगभग सारी वैल्यू निकाली। फिर एफ ई में एफ जी का भाग लगाओगे और जो अनुपात आएगा वो बेटा होगा 10 की पावर 41 यानी दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की पावर 41 गुना अधिक स्ट्रोंग है। ठीक है, ऐसे ही अपन दो यानी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के मध्य लगाते हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्रोटॉन, तो ये बल तो इतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 है और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है यहाँ पे आ जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आएगा 10 की पावर 39 मतलब 39 अनुपात, यानी 10 की पावर 39 गुणा जो स्थिर विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की से अधिक प्रबल है। और दो प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन प्रोटॉन हो जाए तो ध्यान से देखना भाई, ये एफ ई है ना, क्योंकि प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है, लेकिन एफ जी कितना आ जाएगा, जी की वैल्यू है m1 की वैल्यू कितनी होती है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। इसी प्रकार से ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और एफ ई में एफ जी का भाग लगाओगे तो आपके पास जो अनुपात आएगा वो 10 की पावर 36। समझ गए। अब अपने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। मतलब एक गोला है जिस पर आवेश है उसको मान लिया Q1 और ये 0.4 माइक्रोकुलाम का आवेश लग रहा है, मतलब 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुलाम, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। ये बल हो गया। यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रोकुलाम हो तो, यानी जो दूसरा गोला दे रखा है उसके ऊपर भी चार्ज की वैल्यू अपने को पता है 0.8 माइक्रोकुलाम, मतलब 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और इसके बीच में जो बल लगता है F इजिकल टू 0.2 न्यूटन बल लग रहा है ना। और R की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो देखो डियर, F इजिकल टू फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन अपने को तो R स्क्वायर R निकालना, तो R स्क्वायर को इधर लाएंगे तो आपके पास आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F। अगर आप R निकालना चाहते हो तो आ जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 की वैल्यू बताओ। Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू Q2 की वैल्यू 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई F की वैल्यू है 0.2। ओके, देखो पॉइंट से पॉइंट गया, 2 से 8 मतलब कितनी बार, 4 बार। अब देखो डियर, R इजिकल टू अंडर रूट,
ये हो गया 9। ठीक है, इसका पॉइंट हटाया और पॉइंट हटाएंगे तो अपने पास आ जाएगी 10 की पावर -1। समझ गए मेरी बात? यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पे 10 की पावर -1 आ जाएगी। अब देखिए, एक तो 9 गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 हो गया 16। अब पावर और काउंट कर लो। पावर है 9 और 4 प्लस की है, 9 और 4 कितनी हो गई 13, और माइनस की कितनी है 6 और 6 12 और 1 13। इसका मतलब सारी पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई आपस में। देखो 6 पावर तो ये हो गई और माइनस की 6 ये हो गई, सॉरी ये तो 4 इसको काटा है ना, पावर नहीं है। माइनस की वो 6 और माइनस की 6, माइनस की 12 और माइनस की 13, और प्लस की है 9, है ना, प्लस की 9 है। इसका मतलब माइनस की -4 पावर बच गई। ठीक है, तो r इजिकल टू 3 का 9 का √3, 16 का 4 और 10 की पावर -2, 4 का 10 की पावर -2, अंडर रूट से पावर बाहर आधी हो जाती है। तो ये हो गया 12 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। अगर आप 10 की पावर -2 हटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर आ गया। ये तो फर्स्ट। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है, तो देखो पहला गोला दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन बल लगा रहा है, तो दूसरा गोला भी उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो दूसरे गोले का भी यानी F कितना हो जाएगा, दूसरे F21 इजिकल टू हो जाएगा 0.2 न्यूटन। इतने परिमाण का ही बल लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने को दिया है गया है कि Q1 + Q2 इजिकल टू Q। Q1 और Q2 का योग दिया हुआ है Q है, तो Q1 तथा Q के किस अनुपात के लिए Q1 तथा Q2 के मध्य लगने वाला बल अधिकतम होगा। मतलब Q1 तो Q है ही, F इजिकल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q1 और Q2 के बीच में बल लगेगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ओके, अब अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो K इजिकल टू Q1 तो है ही है, Q2 कैसे निकल जाएगा। देखो Q2 का मान निकालोगे तो Q2 का मान हो जाएगा Q, और इस Q1 को इधर भेजेंगे तो Q2 की वैल्यू हो गई Q - Q1 डिवाइडेड बाई R²। अधिकतम बल के लिए, अधिकतम बल के लिए शर्त है कि भाई DF यानी Q1 के रिस्पेक्ट में इस F का अवकलन करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। ये अधिकतम बल के लिए शर्त होती है, याद रखना। अब F की वैल्यू पर अगर अपन यहाँ पे रखें तो आपके पास आ जाएगा D/dQ1, और F की वैल्यू है K Q1 Q - Q1 डिवाइडेड बाई R² इजिकल टू 0। ध्यान देना बेटा, ये आ गया D/dQ1, ये आया K, इस ब्रैकेट को ओपन यानी इस Q1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा Q1 - Q1 का स्क्वायर इजिकल टू 0। K कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो K D/dQ1 अंदर क्या बचा Q1 Q1 का स्क्वायर, ऐसे Q1 का स्क्वायर इजिकल टू 0। थोड़ा सा ध्यान देना, और इसका Q1 के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो ये आएगा आपके पास, K को देखो दूसरी तरफ भेजेंगे तो इसके डिवाइड में चला गया K, और 0 में K का भाग लगाएंगे, यानी K को इधर से किधर भेज दिया मैंने, यहाँ पे भेज दिया, तो 0 में K का भाग लगाएंगे तो 0 ही आना है। तो अब अपने पास केवल ये पद बचा। इसमें क्या है, इस ब्रैकेट वाले का Q1 के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी Q1 का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आया आपका Q तो कांस्टेंट हो जाएगा, और Q1 का अवकलन क्या हो गया, Q1 का अवकलन हो गया बेटा इसके पावर 1 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 Q1 की पावर 1 - 1, मतलब 1 - 1, और Q1 की पावर 0 आ गया, इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो Q1 ही बचा। यहाँ पे Q1 का स्क्वायर, यानी याद है ना अवकलन, dy/dx अक्ष की पावर n, dy/dx अक्ष की पावर n का
क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो यहाँ पे Q1 यानी इस Q1 के पावर कितनी है 2, तो ये n का मान हो गया। तो अपने पास क्या आएगा, यानी माइनस का निशान तो है ही है, और ये आ जाएगा 2Q1, है ना, यानी 2 - 1 पावर 1 की बचेगी, इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेजेंगे तो आपके पास आएगा Q इज इक्वल टू 2Q1। आपको किसका अनुपात चाहिए, Q1 तथा Q2 का, तो इस Q को इधर भेज दो, तो Q1 डिवाइडेड बाई Q हो गया, और इस 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 1 बचा, इसको इधर लेके गए 1/2। इसका मतलब Q1/Q इज इक्वल टू 0.5, ये रेशियो आ जाएगा। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, दो समान प्रकृति के बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी 1 मीटर है और प्रतिकर्षण बल F लगता है। कहने का मतलब अपने पास दो बिंदु आवेश है, एक तो मान लो प्लस Q है और एक माइनस Q, है ना, दो समान प्रकृति है। तो ये मान लो Q1 है और दूसरा भी समान प्रकृति का मतलब पॉजिटिव ही है, Q2 है, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। कितनी दी है, इनके बीच की दूरी यानी 1 मीटर है, और इनके बीच में जो बल लग रहा है वो F लग रहा है। समझ गए मेरी बात। तो F का फॉर्मूला हो गया KQ1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। अब क्या किया गया है, अब बिंदु आवेशों को दो चालक गोलों से प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब इन गोलों को, अब इन आवेशों को क्या है, दो गोलों के ऊपर प्रतिस्थापित कर दिया, और गोलों के जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो अब भी कितनी है, अब भी 1 मीटर है, और इन गोलों की त्रिज्या है वो 25 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से लेके ये त्रिज्या ये 25 सेंटीमीटर हो गई, और ये इधर से इधर तक 25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा कि ये प्लस Q1 आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, चालक गोले हैं, इसलिए आवेश क्या होंगे, इस पर भी प्लस है और इस पर भी प्लस है, प्लस प्लस यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो इस Q1 का जो प्लस है वो इधर आ जाएगा, और जो Q2 का प्लस है वो इधर आ जाएगा। अब इस प्लस और इस प्लस के बीच में जो बल लगेगा, यानी Q1 और Q2 के बीच में जो बल लगेगा F डैश, वो हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब ये जो बीच की डिस्टेंस है पहले 1 मीटर थी, लेकिन अब 25 सेंटीमीटर तो ये बढ़ गई और 25 सेंटीमीटर ये बढ़ गई, है ना, ये भी तो आवेश डिस्टेंस बढ़ गई ना, यानी 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर। इसका मतलब हो गया कि 1 + 0.5 मतलब 1.5 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ गई, इसका मतलब बल का मान क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में अब कम प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला कि F डैश वो लेस देन होगा F से। समझ में आई बात। अब मान लो ये तो पॉजिटिव चार्ज मान के चले अपन, इसकी जगह अगर नेगेटिव चार्ज होता तो, है ना, नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते, यहाँ पे भी अपने पास -Q1 है और यहाँ पे -Q2 है, बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये तो अपने पास आता F = KQ1 Q2 अपॉन R²। ये तो इतना ही आना था, लेकिन अब इसको गोलों में प्रतिस्थापित करते, गोलों में प्रतिस्थापित करते और गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी, गोलों के केंद्र दोनों नेगेटिव होते तो भी ये क्या है, प्रतिकर्षित होते और ये बल लगता। अगर मान लो एक नेगेटिव होता, एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव, एक प्लस में और एक माइनस में होता, तो क्या होता है ना, एक आवेश प्लस में होता और दूसरा आवेश माइनस में होता, तो इनके मध्य अब क्या होगा, है ना, पहला प्लस में या दूसरा माइनस में, तो प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते, तो प्लस तो देखो इस पर है, प्लस तो ये यहाँ आ जाता और माइनस कहाँ आ जाता, गोले पर यहाँ पे आ जाता। तो पहले आवेश 1 मीटर पर थे, लेकिन अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 25 सेंटीमीटर, तो इस गोले की त्रिज्या और 25 सेंटीमीटर इस गोले की त्रिज्या, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर कम हो गई, है ना, पहले की तुलना में। अब ये आवेशों के बीच की दूरी कितनी बची है, अब इन प्लस और इन माइनस के बीच की दूरी केवल 0.5 मीटर बची है।
ठीक है। इसका मतलब अब एफ डैश निकालते तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर। इसका मतलब बल है वो पहले देखो 1 मीटर और अब छोटी दूरी का यानी एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है इस डिस्टेंस के, तो दूरी कम हो गई, इसका मतलब एफ अधिक हो जाएगा। तो एफ डैश होगा वो ग्रेटर देन होगा एफ से। थोड़ा दोबारा देख लो, प्लस और एक दोनों अगर प्लस हो या दोनों माइनस हो तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे, बीच की दूरी बढ़ जाएगी और बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो बल घट जाएगा, तो पहले की तुलना में जो बाद में बल है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस हो तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसके कारण दूरी कम हो जाती है। दूरी कम हो जाती है इसका मतलब इसके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, यानी बाद वाला बल पहले वाले बल की तुलना में अधिक हो गया। धन्यवाद।